हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई ट्यूटर। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की सेशन का पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। मतलब प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता या गुण कौन सा होना चाहिए। ए, धैर्य और दृढ़ता। दूसरा है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। तीसरा है अति मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। और चौथा है पढ़ाने की उत्सुकता। तो चलिए जान लेते हैं इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा धैर्य और दृढ़ता, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक में धैर्य होना सबसे आवश्यक है। क्योंकि यदि शिक्षक में धैर्य होगा तो वो बच्चों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए सीखने का उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराएगा और उनकी समस्याओं का सहजतापूर्वक समाधान भी करेगा। तो इसका सबसे सही आंसर है धैर्य और दृढ़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। फर्स्ट, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और फोर्थ है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे में वस्तुओं एवं घटनाओं को देखकर तर्क करने की क्षमता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी वस्तु या घटनाओं को देखकर चिंतन प्रारंभ होता है बच्चे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और जब हम अमूर्त वस्तुओं की यानी ऐसी घटनाएं जो उसके सामने ना हो रही हों, जिसके बाद जो अमूर्त हों, उसके विषय में चिंतन प्रक्रिया का प्रारंभ बच्चे में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जो कि चौथी अवस्था है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था के बारे में आप लोग जान लें कि इसकी सबसे मुख्य विशेषता है वस्तु स्थायित्व, यानी इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। फर्स्ट, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। सेकेंड, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करना। थर्ड, कहानी पद्धति का प्रयोग करना। फोर्थ है क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। महंगी और चमकदार सामग्री का प्रयोग करना, बिल्कुल भी नहीं, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री वास्तविक दुनिया से यानी बाहरी वातावरण से रिलेट करती हुई होनी चाहिए, न कि बहुत महंगी या चमकदार होनी चाहिए। शिक्षक सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को बाहरी वातावरण के साथ, वास्तविक वातावरण के साथ वस्तुओं को रिलेट करके सीखने में सहायता प्रदान करे। तो ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन देते हैं, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करना चाहिए। हो सकता है, लेकिन
तीसरा भी ऑप्शन हम देख लेते हैं, कहानी कथन पद्धति। कहानी कथन भी प्रयोग होता है, लेकिन इसमें पूछा गया सबसे बेहतर तरीका कौन सा है, तो सबसे बेहतर तरीका है ऑप्शन 4, क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। यानी विभिन्न विद्यार्थियों की योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी यानी प्रत्येक बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार और अपने सीखने की शैली के अनुसार सीख सके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। मतलब कौन सा ऑप्शन है जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का पोषण करता है, बढ़ावा देता है, यानी सृजनात्मक करने का अवसर देता है। फर्स्ट है, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं को पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। सेकेंड, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना। थर्ड, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। फोर्थ, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसका सही आंसर होगा प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण प्रदान करना, उसकी जो जन्मजात योग्यताएं हैं उनको उनकी वृद्धि के लिए या उनका विकास करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। फर्स्ट, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेकेंड है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये जाना था कि बच्चा मूर्त चिंतन कब प्रारंभ करता है, तो उसका आंसर था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया गया है कि बच्चा अमूर्त चिंतन यानी अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में चिंतन कब प्रारंभ करता है, तो इसका सही आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, यानी क्वेश्चन का तात्पर्य है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यानी प्रभावशाली हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। फोर्थ, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया कर सके और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देख लेते हैं 3 अन्य ऑप्शन गलत क्यों हैं। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग, शिक्षण सामग्री का प्रयोग तो शिक्षण में करना है, लेकिन अधिक से अधिक यानी शिक्षण सामग्री पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं करना है। शिक्षण सामग्री यानी जिसे हम टीएलएम कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एक सहायक सामग्री होती हैं जिन्हें बच्चों को सिखाने के लिए एक सहायक के रूप में प्रयोग करना, ना कि इसी पे पूरा ध्यान केंद्रित करना है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड है विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण, तो प्राथमिक स्तर पर हमें व्याख्यान बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना है। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान, यानी हमें परीक्षाओं पर अपना ध्यान केंद्रित ना करके बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग से पढ़ाना है ताकि वो सीख सके, सीखने का अवसर उसे मिल सके, ना कि परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित हो। तो इसलिए इसका सही सबसे सटीक आंसर होगा वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षक को सुगम कर्ता बोला गया है जो विद्यार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मन का मानचित्रण संबंधित है। 1, शिक्षार्थियों की क्रिया योजना से। 2, मन का चित्र बनाने से। 3, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। 4th है वोट बढ़ाने की तकनीकी से। तो इसका सही आंसर होगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से,
क्योंकि मन का मानचित्रण से मतलब होता है कॉन्सेप्ट बनाना, किसी चीज़ को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा बना लेना। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये किसका मानना है? यानी कौन ऐसा मानता है कि बच्चे अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यानी बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं? ये कथन किसका है? ए कोहलबर्ग, दूसरा है पावलाव, तीसरा पियाजे, चौथा ऑप्शन है स्किनर। तो ये ना तो कोहलबर्ग का कथन है, ना ही पावलाव का, ना ही स्किनर का, ये कथन है पियाजे का। पियाजे मानते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, और पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? मतलब कौन सा एक इसमें से बुद्धिमान लक्षण बच्चे का लक्षण नहीं है? फर्स्ट, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण की योग्यता रखता हो, ये तो है, तो ये गलत हो जाएगा। वह जो अमूर्त रूप से सोचता हो, ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि जो बच्चा बुद्धिमान है वो अमूर्त चिंतन की योग्यता उसमें पाई जाती है। वह जो परिवेश में स्वयं को समायोजित कर ले, जो बच्चा बुद्धिमान होगा वो नए परिवेश में अपने आप को आसानी से समायोजित कर लेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी याद रखने की क्षमता रखता हो, यानी ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसमें प्रिंटिंग में कुछ गलती है, तो इसे आप मान लेना, यहाँ पे नहीं ना होकर यहाँ पे निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है। यानी कृतिका नाम की जो बच्ची है वो घर में तो ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। वह ऐसा क्यों करती है? फर्स्ट, शिक्षक की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड, कृतिका को अपना घर पसंद नहीं है, इसका तात्पर्य ये भी नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलेगी, ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है, लेकिन हम 4th वाला भी देख लेते हैं। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ये भी उपयुक्त ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। यानी कृतिका विद्यालय में ज़्यादा बात इसलिए करती है क्योंकि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, उसे महत्व दिया जाता है। आज की सीरीज़ में बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। और अगर ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है